हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं उनकी तैयारियों को जोर शोर से कर रहे होंगे। और आप सभी ने रिवीजन तो किया है ना, कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन किया था ना, क्योंकि कहते हैं ना कि रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान, यानी कि एक रस्सी को अगर बार बार पत्थर पर घिसा जाए तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे हम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो हमने कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था विराम चिन्हों के बारे में। क्या पढ़ा था? विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के बीच में या अंत में चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसमें स्पष्ट रूप आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो और हमने पढ़ा था कि व्याकरण के एक गुरु थे, गुरु कामता प्रसाद। उनके अनुसार उन्होंने जो चिन्हों की संख्या मानी थी वो 20 मानी थी, जिनमें से उन्होंने पूर्ण विराम को हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह माना था और बाकी जो चिन्ह थे उन्हें अंग्रेजी से आया हुआ माना गया था उसमें। और हमने कल पढ़ा था किसके बारे में? अल्प विराम के बारे में। ये अल्प विराम होता है और ये अर्ध विराम होता है। और हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण विराम के बारे में। इन तीन चिन्हों के बारे में कल हमने पढ़ा था विस्तार से। और अब आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में, विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में और योजक चिन्ह के बारे में। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, पर इसको जानना भी बहुत जरूरी है। जब किसी वाक्य में हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उसके अंत में जो हम चिन्ह लगाते हैं उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अब हमें किसी से प्रश्न करना होगा तो उसके लिए हम कुछ शब्द भी लगाते होंगे। कौन कौन से शब्द लगाते हैं हम लगाते हैं क्या, कैसे, कब, क्यों और जैसे कहाँ। यानी कि जब भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में कुछ लिख लीजिए। लिखिए, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहाँ जा रहे हो। अब हमने इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है, अब हम जानेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में हमें आश्चर्य, हर्ष और घृणा का बोध होता है उन वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और उनके पीछे ये चिन्ह लगाते हैं, इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी वाक्य को या हमें जब किसी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है या किसी चीज को देखकर बहुत घृणा होती है या बहुत हर्ष होता है कि हम चिल्ला पड़ते हैं अरे, हे, या किसी को संबोधित करते हैं। जब हम जैसे हमने नाटकों के डायलॉग में सुना होगा, कहते हैं हे मित्र, तो हम वो संबोधन कर रहे होते हैं।
तो उस संबोधन के लिए भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। लिखिए, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, हर्ष या संबोधन होता है वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने बोला, हे मित्र, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। और जैसे कभी हमने लिखा अरे, यानी कि हमें आश्चर्य हो रहा है, तो हम तब भी संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह कौन से होते हैं? योजक चिन्ह को हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। जब हम दो विपरीत प्रकार के शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो विपरीत प्रकार के शब्द कौन कौन से? जैसे कि विलोम शब्द हुए हमारे, और जैसे कि जिनमें हमें एक समानता का बोध हो रहा हो, जैसे कि कहते हैं मान मर्यादा, धन दौलत, इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में लिखिए, जिन वाक्यों या शब्दों में समानता या विपरीत भाव आता हो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ऐसे ही छोटा सा ऋण का निशान लगा होता है, जैसे गणित में माइनस का निशान होता है ना, वैसे ही ये एक छोटा सा ऋण का निशान होता है। इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसका, दिन रात, ये हमारा क्या है? विलोम शब्द है। और जैसे समान शब्द में कैसे जो एक सा मतलब देते हैं हमें, धन दौलत, इनके बीच में भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। और एक जो समास होते हैं, द्वंद्व समास में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दो दो, चार चार, ये हमारे योजक चिन्ह के एग्जाम्पल्स हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की और चिन्ह पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोष्टक चिन्हों के बारे में। कोष्टक चिन्ह कौन सा होते हैं? कोष्टक चिन्ह वो होते हैं जिनके अंदर हम अपनी किसी विशेष बात को या किसी कुछ अर्थ समझाने के लिए हम जिसके अंदर किसी को ऐसे बंद कर देते हैं, उसको हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा सामर्थ्य। अब हमें ये थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है, इसको हमें सरल जैसे कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? शक्ति। तो हमें इसको समझाने के लिए एक अन्य वर्ग जो शब्द लिखा हमने, इसको हमने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया।
यानी कि ये हमारा इस शब्द का अर्थ है, यानी कि इसको हमने समझाने के लिए बंद किया। इन चिन्हों का प्रयोग है हम गणित में भी करते हैं। ये हमारा वर्गाकार कोष्ठक है और ये सर्पाकार कोष्ठक। अब हम पढ़ेंगे अवतरण चिन्ह के बारे में। अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इनमें हम जैसे कि किसी लेखन कार्य में किसी के कथन को या किसी चौपाई या दोहे को रखने के लिए जो हम इसको क्या कहेंगे, अपस्ट्रोफी, सॉरी, इसको बंद करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हमने एक चौपाई लिखी, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। अब हमें इस चौपाई को किसी लेखन के बीच में रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अवतरण चिन्ह से प्रमुखता दिखाएंगे इसकी, यानी कि ये हमें किसी लेखन में दिखाई देना चाहिए। उसके लिए हम इसको इसके अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में। निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं? किन्हीं नाटकों के संवादों को, जैसे कि कोई नाटक का एक वो है, भाग है, या जिसको हम कहेंगे अब हम पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे कि हम नाटक के संवादों को लिखते हैं। नाटक में जैसे दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अगर हमें उसे लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? जैसे किसी एक का नाम है रमेश, हमने पढ़ा है ना उसमें, जब हम 10वीं क्लास में एक अंक की पढ़ते हैं तो उसमें नाटक ऐसे ही लिखे रहते हैं ना। तो हमने उसका नाम लिखा पहले, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? जैसे उसने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो जो दूसरा पात्र होगा वो, जैसे उसका नाम है मोहन, तो इसके आगे हमने जो चिन्ह लगाया ये हमारा निर्देशक चिन्ह होता है। तो हमें ये समझ में आया कि जब भी हम नाटकों के संवादों को लिखते हैं तो उसमें हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब कभी हम हिंदी में जैसे लिखते हैं, जैसे, इसके आगे भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसके आगे हम अभी और लिखना चाह रहे हैं। और निम्नलिखित में भी इसके आगे भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे के और चिन्हों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह के बारे में। कौन सा? हंस पद या त्रुटिबोधक। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, आज थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब भी हम किसी वाक्य में कुछ त्रुटि हो जाती है, जैसे कल हमने समझाया था ना, मेरा महान है, तो इसमें हमें कुछ त्रुटि लग रही है। तो जब भी हम किसी वाक्य में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम इस चिन्ह को लगाकर ऊपर अपना शब्द लिख सकते हैं। इसलिए इस चिन्ह को हम कहते हैं त्रुटिबोधक, या इसके और नाम होते हैं काकपद या हंस पद। इसको हम त्रुटिबोधक। अब हम पढ़ेंगे रेखांकित चिन्हों के बारे में। रेखांकित चिन्ह कौन सा होता है? जब हमें किसी चीज को खाली स्थान, जैसे हम पढ़ते थे छोटे में, खाली छोड़ना हो या किसी चीज को विशिष्ट प्रदर्शित करना हो तो वहां पर हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अब हमने इस जगह को खाली छोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया? रेखांकित।
पर जब जब हमें किसी चीज को विशिष्ट दिखाना हो तो जिसे कहते हैं अंडरलाइन, तो वहां पर हम इसको लाइन खींच देते। अब यहाँ पर हमने लिख दिया गोदान, तो ये हमारा एक विशिष्ट हो गया, यानी कि ये शब्द हमें विशिष्ट है, ये अंडरलाइन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाघव चिन्ह के बारे में। लाघव चिन्ह के बारे में कल हमने पढ़ा था ना कि जब भी किसी शब्द को हमें छोटे रूप में दिखाना हो या शॉर्ट में दिखाना हो, उसको हम लाघव चिन्ह से उसको उसके आगे का एक वर्ड लिखकर हम उसे लाघव चिन्ह लिख देते हैं उसके पीछे, तो वो छोटा हो जाता है। जैसे हमने किसी डिग्री को लिखा, जैसे BA, ये हमारा इंग्लिश में है और हमने इसको हिंदी में लिखा, तो हमें इसके पीछे लाघव चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा सार्थक शब्द बनेगा। ये हमने लगाया इसके पीछे BA। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें लिखना है ईशा पूर्व, तो इसके पीछे भी हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। अब हमारे 12 हो चुके हैं विराम चिन्ह, अब हम आगे के और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उपविराम के बारे में। उपविराम कौन से होते हैं? जब हमें, जैसे हमने कोई हेडिंग डाली भारत और इसके आगे हमने ये 2 बिंदु लगा दिए, अब इसका मतलब है कि इस हेडिंग के बाद हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, यानी कि हमें इसके बारे में कुछ लिखना है। जैसे कि जैसे हम पेपर में लिखते हैं ना प्रश्न या उत्तर, इसके आगे 2 बिंदु लगा दी, यानी कि हमें इसके आगे अभी उत्तर लिखना है, तो उपविराम हम ऐसी जगहों पर लगाते हैं। अब आया हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह या जैसे कि किसी चीज का विवरण देने के लिए जैसे उपविराम का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम विवरण चिन्ह का प्रयोग भी किसी हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए या अपना उत्तर देने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा पुनरुक्ति सूचक। इसके जैसे अभी हमने एक और चिन्ह पढ़ा था उद्धरण चिन्ह के बारे में, तो हमने देखा था कि उद्धरण चिन्ह हमारा ऐसे और ऐसे बनता था, पर ये पुनरुक्ति सूचक ये दोनों तरफ से एक जैसा ही होता है। जैसे कि हमने कोई लिस्ट बनाई, उसमें हमने जैसे कोई लिस्ट बनाई, ये लिस्ट है हमारी, इसके आगे हमें लिखना है 1 kg, तो अब हम बार बार 1 kg तो लिखते नहीं रहेंगे, इसलिए हमने ये चिन्ह उस सामान के आगे ऐसे हमने लिख दिया। तो यानी कि किसी शब्द को बार बार दोहराने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी शब्द को बार बार दोहराने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा यज्ञशाला, यज्ञ की शाला। अब हमने लिखा है पाठशाला, तो क्या लिखेंगे हम? पाठ। अब हम बार बार तो इसको नहीं लिखेंगे ना, इसलिए हम यहाँ पर पुनरुक्ति शब्द लगा देंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अपने शब्दों को दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे के। अब हम पढ़ेंगे आगे के चिन्हों के बारे में। अब हमारे ये लास्ट बचे हैं थोड़ी से। योग चिन्ह कौन से होते हैं? जब हम 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि हम संधि में लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा अ प्लस आ, तो जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो वहां पर हम योग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम इसको गणित में भी प्रयोग करते हैं। यह है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक का मतलब है जैसे हम लिखते हैं ना RHS इक्वल टू LHS, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं हम बराबर, यानी कि ये दोनों ओर की बराबरी बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा त्रियक रेखा। जैसे हमें जैसे हमने लिखा तारीख या दिनांक,
ये शब्द तो दोनों एक जैसे हैं, पर हमने या का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर त्रियक रेखा खींची। अब आता है हमारा तारक चिन्ह। तारक चिन्ह कौन से होते हैं? जब हम अपनी बात को इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्टार बना के लिख लो, तो वहां पर हम तारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? जैसे हमने कई ग्रंथों में लिखा रहता है इति, यानी कि यहाँ से हमारा ग्रंथ समाप्त होता है और उसके नीचे ये चिन्ह बना होता है, यानी कि यहाँ से अभी ये हमारा समाप्त है। तो ये हमारे विराम चिन्ह पूरे हो चुके हैं। अब हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर्स के साथ में आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम और भी आपके लिए चीज़ों को ला सकें, ठीक है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।